स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जो कि सर आइजैक न्यूटन ने जी 16th सेंचुरी में पेश किया था। अब इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर एक नेट फोर्स अगर इस पे अप्लाई होगी, यानी एक ऐसी फोर्स जो कि हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसी डायरेक्शन में जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है उसमें इजाफा होगा टाइम के हवाले से। यानी हम ये कहेंगे जी उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। यानी अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा एक्सेलरेशन एक बॉडी में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जबकि उसका एक मैस जो है वो जो कोई एक खास वैल्यू रखता हो, ठीक है। या अगर मैस कम कर दें तो एक्सेलरेशन कितनी होगी या फोर्स कितनी लगेगी, यानी इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। यानी हमने ये देखा कि जैसे एक छोटा बच्चे को अगर हम देख लें कि वो एक पत्थर जो है, एक ऑब्जेक्ट पत्थर चले हम ले लेते हैं, इसको वो फेंकता है, तो वो इसको एक खास डिस्टेंस पे फेंकता है, फर्ज करें 2 मीटर दूर तक फेंकता है और उसमें एक खास एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करता है। उसकी निस्बत अगर एक बड़ा आदमी जो कि यही पत्थर जो है वो उठाता है और इसे फेंकता है, अपनी कुवत लगाता है इस पे, तो ये इसको बहुत दूर फेंकता है, यानी इसमें एक तो एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा और दूसरा कि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जो कि ज्यादा फोर्स लगा रहा है एक कांस्टेंट मैस के ऊपर, यानी अगर आप देखें तो पत्थर वो हमने सेम रखा है, जिसका मैस हम चले 1 kg कह रहे हैं और इधर भी हम 1 kg कह रहे हैं, तो वो हमने कांस्टेंट रखा। तो हमने देखा कि फोर्स को उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाने से एक्सलेरेशन की मैग्नीट्यूड भी बढ़ रही है। यानी हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही क्वांटिटीज अगर आप देखें एक्सलेरेशन और फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हम मैग्नीट्यूड में जब बॉडी की मैग्नीट्यूड यानी उसकी मिकदार प्लस यूनिट्स के साथ जब बात करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि फोर्स के लिए हम न्यूटन यूनिट्स यूज करते हैं जबकि एक्सलेरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है जो कि डायरेक्ट वेरिएशन का है, यानी फोर्स बढ़ती जाएगी तो एक्सलेरेशन भी बढ़ती जाएगी उस वक्त जिस वक्त हमारा मैस जो है वो एक कांस्टेंट हो। लेकिन अगर हम मैस तब्दील कर रहे हो तो फिर जो एक बात कि अगर हम चलें इसको भी देख लेते हैं कि फिर क्या होगा जी, तो हम उसमें यूं कर लेते हैं कि अगर चलें मैस को हम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम फोर्स को फिलहाल कांस्टेंट रखते हैं। चलें फर्ज करते हैं ये जो पर्सन जो बच्चे की मैंने बात की थी कि यही पर्सन जो है एक उससे मैसिव यानी उससे थोड़ी भारी चीज, सॉरी, अगर मैं उससे उसका मैस बढ़ा दूं, यानी उसका मैस पहले अब पत्थर का मैस था 1 kg, अब उसको वो हम 2 kg या 4 kg चले बना लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि अब अगर वो उसे थ्रो करता है तो अब वो उसको ज्यादा दूर नहीं फेंक पाएगा और उसमें जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगी वो बहुत कम होगी बनिस्बत के उस छोटे पत्थर को जिसका के मैस कम था उसमें ज्यादा उसने एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कराई। यानी हमने ये बात देखी कि मैस के इंक्रीज करने से, मैस को मैंने इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल रखा, जब मैंने मैस को इंक्रीज किया तो एक्सप्रेशन जो है उसकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर गई। और इसी तरह अगर मैं मैस को जो है वो यानी उसमें अगर कमी कर देता हूँ, ठीक है, यानी मैस कम से कम कर दूंगा तो एक्सप्रेशन ज्यादा से ज्यादा होगी उस कांस्टेंट फोर्स के। यानी फोर्स को इधर हम क्या रख रहे हैं, जो हम उस पर कुवत लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए, वो हम कांस्टेंट लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये बात पता चलती है कि एक ही वक्त में जो एक्सप्रेशन का फोर्स से रिलेशन बनता है वो डायरेक्ट वेरिएशन का है, जबकि मैथ से जो है वो इसका इन्वर्स वेरिएशन का ताल्लुक बन रहा है। अगर इन दोनों यानी जो हमारे ये वेरिएशंस आ रही हैं, दोनों रिलेशंस आ रहे हैं, इन दोनों को आपस में कंबाइंड देखा जाए तो एक्सप्रेशन की मैग्नीट्यूड जो है वो फोर्स से डायरेक्ट है और मैथ से इनवर्स है, इस तरह से एक रिलेशन बन जाएगा। अब ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है जिसे हम इक्वालिटी के साइन में अगर तब्दील करना चाहें तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कराना होगा, जो कि मैं यहाँ पर अस्यूम कर लेता हूँ कि वो के है और ये एफ ओवर एम अपनी जगह पर एज इट इज है। अब अगर मुझे के की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि ये एक्सप्रेशन जो है वो फोर्स ओवर मैस के कितने टाइम उससे कम है या कितने टाइम उससे ज्यादा है, यानी इनमें क्या रेशियो है सिंपल वर्ड्स में। तो रेशियो क्या होगी जी, के की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये मैस है, ये अगर दोनों तरफ, यानी इसको अगर मैं यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ, मैं मैथ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से मैथ से खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इधर भी फोर्स से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी फोर्स से डिवाइड कर दूं तो यहाँ फोर्स से खत्म हो जाएगी। के की वैल्यू हमारे पास आएगी एम ए ओवर एफ। तो यहाँ पर मैं के की वैल्यू लिख देता हूँ जी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताई कि एम ए ओवर एफ,
ठीक है जी। अब ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो 1 न्यूटन फोर्स है वो कितनी फोर्स को कहा गया है। यानी 1 न्यूटन फोर्स बेसिकली इतनी उसकी मिकदार होती है कि अगर मैं किसी बॉडी में जिसका मैस 1 kg हो, ठीक है, जैसे एक पत्थर है जिसका मैस मैंने 1 kg का है, और अगर मैं इसको इसको फेंकता हूँ, इतनी ताकत से फेंकता हूँ कि इसमें जो इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आ जाती है, ठीक है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि इतनी एक्सलेरेशन जो प्रोड्यूस हुई है 1 kg मैथ वाले ऑब्जेक्ट में, ये जो फोर्स मैंने लगाई है ये बेसिकली 1 न्यूटन है। तो फिर ये हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन बन जाता है कि 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू आ जाता है जी 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और यहाँ पे अगर मैं मैथ की जगह 1 पुट कर दूं, यानी 1 kg, और एक्सलेरेशन की जगह 1 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास 1, इसको हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये बन जाएगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि अगर डिवाइडेड बाय अगर आप देखें तो फोर्स है, और फोर्स के यूनिट न्यूटन है, और वो भी 1 न्यूटन इसी के इक्वल होते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें ये 1 kg मीटर पर सेकंड में 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास 1/1 आ जाएगा। यानी हमारे पास k जो है वो एग्जैक्ट 1 के इक्वल आ जाता है। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं, अगर हम k की वैल्यू 1 इसलिए पुट कर रहे हैं कि चूंकि बाय डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स ये एग्जैक्ट k की वैल्यू 1 आ जाती, तो यहाँ से हमने जब ये अप्लाई कर दी k की वैल्यू यहाँ पे 1 हम जब लिख देते हैं, चले मैं यहाँ से ये k रिमूव करता हूँ, अब इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूँ, ये मेरे पास 1 आ गई। तो ये मेरे पास जो रिलेशन बनेगा, इसको मैं अगर इस ब्लॉक को यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये a इज इक्वल टू एफ बाई एम आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ जी, a इज इक्वल टू एफ बाई एम। और अगर मैं अब m से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो मेरे पास ये m से कैंसिल हो जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इसको हमने कैंसिल करना था, f इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए। यानी मैं इधर मैग्नीट्यूड में ही बात कर रहा हूँ, मैं किसी यानी वेक्टर क्वांटिटी के लिए उसके ऊपर कोई एरो शो नहीं कर रहा, इसलिए कि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब नेट फोर्स की हमने बात की थी न्यूटन सेकंड लॉ में, तो बेसिकली जो नेट फोर्स होती है, अगर मैं इस तरह से कहूँ कि अगर आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को या लॉ ऑफ इनर्शिया को देखें तो हम उसमें कहते हैं जी बॉडी रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, यानी इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। जबकि अगर हम देखें तो उस पर फोर्स तो अप्लाई हो रही होती है, यानी वो फोर्स हमें इसलिए नजर नहीं आती कि वो एक एक्शन और रिएक्शन के तौर पर खत्म हो जाती है। यानी वेट जो होता है इस बॉडी का वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ये W है। और जबकि जो सरफेस है अर्थ है, इसने इतनी ही फोर्स में इसको ऊपर उठाए हुए हैं, ठीक है, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो होती है वो उस वक्त 0 होती है, ठीक है। यानी फोर्स तो लग रही है लेकिन नेट फोर्स 0 न्यूटन है। अब हम ये बात करते हैं कि जब एक नेट फोर्स का अमल दखल शुरू होता है, यानी जब आपने पढ़ा होगा जी कांटेक्ट फोर्स के बारे में, जो मैंने शुरू में आपको जो लेक्चर्स के अगर आप देखें तो उसमें बताया हुआ कांटेक्ट फोर्स, तो उसमें अगर आप देखें वो फोर्स जब हम उसको ओवरकम कर लेते हैं, फिर वो फोर्स जो कि एक बॉडी को एक डायरेक्शन में हम अप्लाई यानी उसके ऊपर हम लगा रहे होते हैं, जो कि उसमें एक मोशन क्रिएट करती है, तो वो न्यूटन ने बेसिकली उस फोर्स की बात की है कि वो फोर्स जो है जब अप्लाई होती है तो एक बॉडी जो है उसमें एक एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करती है, यानी उसकी जो वेलोसिटी उसमें एक इंक्रीज होता है। अब वो किस किस लिहाज से इंक्रीज होता है कि अगर वो उस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जिस डायरेक्शन में बॉडी को हम आगे की तरफ यानी फर्ज कर मूव करा, तो आगे ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर फर्ज करें इस तरह से हो कि हम जिस हमने एक रिलेशन पढ़ा है अभी यहाँ पर कि एफ और एक्सलेरेशन जो है उनमें डायरेक्ट रिलेशन है। अब मैं कहता हूँ ए अगर 0 होगा मीन्स के एफ 0 हुआ तो ए 0 हुआ, क्योंकि एफ तो इंडिपेंडेंट है, यानी हम फोर्स जब 0 अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक्सलेरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त जो हमारी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही होती है, अगर आप वो देख लें कि फर्स्ट करें फाइनल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो बेसिकली उस वक्त जो हमारी जो अप्लाइड फोर्स होती है वो अप्लाई तो हो रही होती है लेकिन वो उस फ्रिक्शन से ख़त्म हो जाती है मुकम्मल तौर पर, जो कि उस वक्त मोशन के दौरान होती है फ्रिक्शन, और जो नेट फोर्स होती है उस वक्त वो 0 हो रही होती है। इस वजह से हम कहते हैं बॉडी यूनिफॉर्म मोशन भी। लेकिन अगर हम इसके बरक्स इस तरह से आगे चलते हैं, अगर हम यूं बात करें कि एक ऑब्जेक्ट है और जो कि जिसमें कि डीसेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही थी लेकिन हमने जब ब्रेक्स अप्लाई किए तो गाड़ी अब आस्ता आस्ता रुकना शुरू हो गई, यानी इसमें डीसेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो उस केस में अगर आप देखें तो फ्रिक्शन जो है वो उसकी डायरेक्शन
जो है पीछे की तरफ, यानी नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ है, और जो एक्सलेरेशन है उसकी भी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, इसलिए हम उसे नेगेटिव एक्सलेरेशन कहते हैं, यानी एक्सलेरेशन का नेगेटिव जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन की तरफ होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि न्यूटन लॉ ऑफ जो सेकंड लॉ है वो क्या है।